तो आज का हमारा टॉपिक परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, जिसमें होता क्या है कि देखो यहाँ पर एक टारगेट होता है। से दिस टारगेट इज ऑफ मास m2 इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी u2 और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल आया। लेट दिस प्रोजेक्टाइल बी ऑफ मास m1 and is traveling with velocity u1 and is about to hit the target with some glancing angle। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास दोनों के अलाइन नहीं है, एक साथ में नहीं है, तो थोड़ा सा जब टकराएंगे तो ये टकराने के बाद सब अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मास m1 भागेगा इधर विथ वेलोसिटी से v1 और मास m2 भागेगा इधर विथ वेलोसिटी से v2। अब ये जो एंगल है थीटा है और ये जो एंगल है से फाई है। तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पर देखा कि टकराने के पहले टकराने के बाद वाली सिचुएशन क्या होगी। पिछली बार आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, प्योरली आपने हेड ऑन कोलिजन के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर अब आप ऑब्लिक कोलिजन के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो बेटा, पिछली बार जो मोशन हो रहा था ऑब्जेक्ट्स का वो प्योरली एक्स एक्सिस पे हो रहा था, वाई एक्सिस पे उसका मोशन कुछ भी नहीं हुआ था। मगर इस बार इसका मोशन एक्स एक्सिस पे भी हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी हो रहा है। दिख रहा है ना आपको, ऐसा इंक्लाइन जा रहा। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मेरे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होता, बड़ी बात ध्यान से सुनो, अगर मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होता मैं चुपचाप लिखता हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर, डायरेक्टली लिख डालता। मगर यहाँ पर जब आप मोमेंटम लगा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इसके अंदर डायरेक्शंस का ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले फोकस करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस पर, अलोंग एक्स एक्सिस। तो चलिए आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। यार वो शुरू में टकराने से पहले ना दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पर ही ट्रैवल कर रहे थे, तो इसीलिए मैं बोला कि भाई m1 u1 प्लस m2 u2 लिख डाला मैंने, ठीक है ना। तो टकराने के पहले जो है वाली स्थिति जो है उनकी वो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहे थे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर पीछे से लिखता हूँ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू, अब आगे क्या होगा, तो वो होगा m1 v1 cos थीटा प्लस m1 v1 cos फाई। ये किसी को समझा क्या हो गया यहाँ पर? अरे भैया देखो ये थीटा है ना, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, ये रहेगा v1 cos थीटा और ये रहेगा v1 sin थीटा। इसी तरह यहाँ पर भी मैं वेलोसिटी की दो कंपोनेंट्स निकालूंगा, ये फाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v2 cos फाई और ये हो जाएगा v2 sin फाई। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो ये मैंने लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ये मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस पे लगाया था, अब मैं वही फिर से लगाने वाला हूँ बट अलोंग y एक्सिस, बट अलोंग y एक्सिस। चलिए फिर से आप लगाइए इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। तो ये तो हो जाएगा भट से भैया 0। अरे क्यों 0 क्यों बताओ, कौन बताएगा 0 क्यों है? ये अलोंग y एक्सिस मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम 0 क्यों हो गया? दिमाग की चवन्नी नहीं, 10 पैसा इस्तेमाल करना पड़ता उसको बस। मोशन शुरुआत में सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो रहा था, है ना। मैं बोल रहा हूँ देख, रोड पर एक गाड़ी जा रही है, सीधी सीधी आड़ी आड़ी जा रही है, मैं तेरे से सवाल पूछता, देख हवा में कितनी उड़ी जरा बता तो, है ना। मैं तेरे से बोलता कि बता कितनी स्पीड से ऊपर गई बता तो जरा। अगर भाई तेरे से कोई भी पूछा तो भाई भेड़े ऐसे सवाल कर रहा है कि नहीं, तो बोलेंगे अरे ऊपर थोड़ी जा रही, वो तो आगे जा रही। नहीं फिर भी बता तो ऊपर की था, तू क्या बोलेगा भाई देखो बताने तो 0, तू क्या बोलेंगे आखिरकार तो 0। अब भाई मुझे एक बात बता, टकराने से पहले ये कैसे ट्रैवल करते? बहुत अच्छे से ट्रैवल, अबे अच्छे से कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे? एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करते, हाँ या ना, है ना।
भाई सुन ले सबका, इसीलिए लिखना बाद में, पहले समझो ये क्या एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहे थे, तो शुरू में मोमेंटम सिर्फ कहाँ था, एक्स एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे क्या था, धतूरा कुछ भी नहीं, तो मोमेंटम शुरुआत में 0 था। हाँ, टकराने के बाद एक लातूर दूसरा पातूर, तो भैया अब इधर गया, देखो ये इधर गया, ये उधर गया, मतलब ये आगे भी गया, ऊपर भी गया, ये आगे भी गया, नीचे भी गया, तो इसका मोशन एक्स एक्सिस पे भी हुआ, वाई एक्सिस पे भी हुआ इसका मोशन। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है भाई, इसका मोशन अलोंग वाई एक्सिस, इसका कितना हो रहा है, मोमेंटम किसका आएगा, ये वाले पार्टिकल का मोमेंटम कितना आएगा, आप बोलेंगे सर m1 v1 साइन थीटा, प्लस नहीं, अब मैं अच्छा ठीक है अभी का लिख देता हूँ प्लस, फिर ये आगे इसका मोमेंटम क्या आएगा, माइनस m2 v2 साइन 5, जिसको और बेहतरीन तरीके से अगर लिखना है तो m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन 5। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। भाई समझे क्या, खेल समझेगा यादव, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे स्टडी किया, ये सिर्फ वाई एक्सिस पे स्टडी किया। आप चाहे तो दोनों को एक साथ स्टडी कर सकते हो। बोले एक साथ कैसा, एक ही इसमें लिख डालो m1 v1 cos थीटा आई कैप प्लस m2 v2 प्लस m1 v1 साइन थीटा जे कैप, है ना। एक ही मोमेंट है उसमें, फाइनल्स में हो जाता है, वो भी हो सकता है, एग्जांपल्स में बताऊंगा, इतना टेंशन मत लो अभी का। तो ये कंपोनेंट्स लेके स्टडी किया मैंने। अब ठीक है भाई, तुमने ये बता दिया लॉन्ग वाई एक्सिस इतना, लॉन्ग एक्स एक्सिस इतना, अब जरा बताओ कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया तो क्या, अब भाई तुम्हारी कली कली खुश हो जाएगी। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ मतलब कैसे है, वैल्यूज से। तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो वो होगा हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम कहाँ जा रहे, तुम इधर जा रहे उधर जा रहे, उसको सिर्फ काय से लेना देना है, वैल्यूज से लेना देना, हाँ या ना। ठीक है, अब इसमें से तुमको देखकर ही समझ में आ रहा, एड़ा भी बता सकता कि इसमें से हाफ निकल के क्या होता, कैंसिल होता, तो बचता क्या फिर यहाँ पर m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। इसे दे देना है इक्वेशन नंबर 3, ये दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 3। ये समझ में आया क्या भैया, अरे भाई समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अब हमको ये चलो समझ में आ गया, ऑब्लिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस और बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारी इक्वेशन कैसे बनने वाली है। अब मैं यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन को स्टडी करने वाला हूँ। तो स्पेशल कंडीशन, बोले क्या है वो स्पेशल कंडीशन, अरे भैया बहुत भारी कंडीशन है स्पेशल। बोले क्या है कि अगर m1 इज इक्वल्स टू m2 है, ये ना टकराने वाले दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है, मास उनके सेम है, और साथ ही साथ यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टारगेट वो 0 होगी। तो ये है भैया स्पेशल कंडीशन। बोले कि भाई तुमको शर्त ये है, तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा कि भाई m1 को तुमको m2 के बराबर डालना पड़ेगा और साथ ही साथ u2 को तुमको 0 लिखना पड़ेगा। अब एक काम करो, दोबारा मेहनत करो, ये सारी इक्वेशन फिर से लिखो, मगर इस बार m1 और m2 को बराबर डाल देना और u2 को 0 डाल देना। अब देखो जैसे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, अरे ये तो बहुत आसान है, जैसे तुमने बोले ना कि ये दोबारा लिखना है m1 m2 सेम हो, एक मिनट रुक, ये m2 होना था है ना, ये वाला m2 v, रुक जा, m2 v2 cos 5 होना था, सॉरी ये दोबारा वही लिख दिया मैंने, हाँ m2 v2 cos 5। हाँ अब मैं बोल रहा कि ठीक है भैया, तुम बोल रहे कि m1 की वैल्यू आपको सेम डालना है, इसका मतलब ये हुआ कि m1 के जगह हर जगह m1 और m2 दोनों की जगह तुमको क्या लिखना है, m। तो m क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, u2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा u1 इज इक्वल्स टू, u2 वाला 0 हो गया, v1 cos थीटा प्लस v2 cos 5। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दूं मैं, 4। अच्छा ठीक है,
अब ज़रा बताओगे इक्वेशन नंबर 2 को कैसे लिखूंगा मैं? तो देखो भाई यहाँ पे भाई LHS में तो कुछ है ही नहीं, है ना, वो तो ज़ीरो ही है पहले से। अगर तुमने m1 की जगह m और m2 दोनों की जगह m डाल भी दिए तो क्या होगा, कोई खास नहीं होने वाला। यहाँ से m कॉमन निकलेगा, इधर जाएगा 0/m, क्या होगा, 0 ही होने वाला है। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, वो होगा v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ओके चलो भाई मान लिए। फिर उसके बाद क्या आएगा, अब इक्वेशन नंबर 3 को कैसे लिखेंगे आप? तो देखो भाई इक्वेशन नंबर 3 कैसे लिखे जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। देखो ये तो 0 ही होने वाला है और m1 कॉमन निकल के कैंसिल होने वाला है। तो फिर इक्वेशन बनेगा u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर वो आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ये 3 इक्वेशंस मेरे पास आ गए, 4, 5 एंड 6। आई बात समझ में? अब इसके आगे बढ़ना, मगर इससे पहले पूरा लिख डालो, यहाँ इतना पार्ट लिख डालो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम लोग आए अभी फिलहाल। हम लोग ने स्पेशल कंडीशन में एंटर किया, मास m1 m2 को इक्वेट किया, u2 की वैल्यू को 0 डाला और फिर बाद में इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को वापस से लिखा हमने। तो उसमें कुछ इस तरह से बदलाव देखने को मिले हैं। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो 4 और 5 को स्क्वायर करके ऐड करो। देखो LHS में तो सिर्फ u1 है, तो u1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, मगर RHS में बहुत कुछ है। v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई, इसका होल स्क्वायर करेंगे। कई लोग शायद ये गलती कर सकते हैं, अच्छा सर स्क्वायर करना है ना तो v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मत करना। अब अगर ऐसा स्क्वायर कर रहे हैं तो इंडिविजुअली एक एक को स्क्वायर नहीं कर सकते, RHS पूरा स्क्वायर होगा एक साथ, है ना। तो भाई इस तरह से आप उसको स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, u1 स्क्वायर, अब इसे एक्सपांड करो, v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है चलो मान लिया। अब इसे एक्सपांड करो, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2v1 v2 साइन फाई प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, क्या हो गया, हाँ साइन फाई इंटू साइन थीटा रह गया। तो साइन थीटा, एक मिनट फिर से लिखता हूँ मैं, ये साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये पूरी इक्वेशन यहाँ से ऐसी जा रही है। अब आप इसको देखो गौर से, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को गौर से देखो। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, v1 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है 1। तो इसकी जगह मैं सिर्फ इकलौता क्या लिख सकता, v1 स्क्वायर। यहाँ पे से क्या कॉमन निकलता, 2v1 v2 कॉमन निकलेगा, फिर क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, देखो 2v1 v2 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। कुछ फॉर्मूला याद आया क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बोल सकता हूँ इसको मैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फिर ये तो फॉर्मूला कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई नॉट अल्फा,
थीटा प्लस फाइव हो गया, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाइव हो जा रहा फिर वो, प्लस इसमें देखो क्या कॉमन निकलेगा, v2 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या होता है 1, तो v2 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका u1 स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, u1 स्क्वायर, डाल दो। is equals to u1 square plus twice v1 v2 cos of theta plus phi। ये कट हो जाएगा, ओके बेटा। तो देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, स्क्वायर करके ऐड किए थे और हमारे पास फिर ये इक्वेशन आई थी। फिर इक्वेशन नंबर 6 में हम लोग ने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, वहाँ पर u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आया था। तो ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की जगह मैंने u1 स्क्वायर डाल दिया, ये u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव। अब ये देख 2v1 v2 भी उधर जाएगा तो डिवाइड होगा 0 अपॉन 2v1 v2 होगा जो कि 0 ही हो जाएगा। अब कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 0 मतलब कॉस 90 0 होता है, तो इसका मतलब थीटा प्लस फाइव की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री। यानी देखो भैया, अगर टारगेट रेस्ट पे था और दोनों प्रोजेक्टाइल और टारगेट के मासेस कैसे थे, सेम थे, और आप उसको ऐसा मारते हैं, वो दोनों ऑब्लिकली मतलब कोलिजन में आते हैं, ऑब्लिकली इलास्टिक कोलिजन में आते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि भैया जब वो दोनों ट्रैवल करेंगे टकराने के बाद, तो वो एक दूसरे को कैसे ट्रैवल करेंगे, परपेंडिकुलरली ट्रैवल करेंगे, है ना। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा NCERT नीट में, सब में, टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा इस टाइप पे। आया समझ में ये? ठीक है, लिख लो ये पॉइंट फिर अभी, फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन अभी। तो हमारे सामने पहला प्रॉब्लम है, अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी बॉल आफ्टर कोलिजन, बोथ द balls move in direction making an angle of 30 डिग्री।
with the initial direction. After collision their speeds will be, collision के बाद उनकी स्पीड्स क्या रहेगी वो पूछा गया है। ठीक है, अब डायग्राम दिया गया है इसके वास्ते यहाँ पर इस तरह का। ये देखो भाई, ये बॉल है जिसका मास m है, इट इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बॉल है जो कि रेस्ट पर है, वो भी मास m का ही है। तो एक इस तरह से हम देखेंगे टकराने का, और ये तो रेस्ट पर था ना, तो ये टकराने के बाद ये पहला वाला जो बॉल है मास m का वो v वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। दूसरा वाला बॉल जो है मास m का, ये भी v वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, बट ये एंगल 30 डिग्री पे ट्रैवल कर रहा है और ये भी 30 डिग्री पे ट्रैवल कर रहा है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई गई है आपको कि भाई अगर ऐसा ऐसा हुआ तो आप v की वैल्यू पता लगाइए। आसान है, आप अलॉन्ग x एक्सिस या अलॉन्ग y एक्सिस भी करें तो, अलॉन्ग y एक्सिस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अलॉन्ग x एक्सिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के देखिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम जाएंगे। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x axis, by law of conservation of momentum along x axis। तो देखो भाई, इसका मोमेंटम क्या आएगा 9m, इसका मोमेंटम क्या रहेगा 0, और देखो अपन सिर्फ x एक्सिस पे लगा रहे हैं, तो इसका क्या रहेगा mv cos 30 और इसका भी क्या रहेगा mv cos 30, तो वो हो जाएगा ट्वाइस mv cos 30। ये समझा कि नहीं समझा तुम लोगों को? पहले इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालोगे तो इस साइड में कितना रहेगा बेटा, ये v cos 30 रहेगा। ये वेलोसिटी का भी कंपोनेंट निकालोगे तो ये कितना रहेगा बेटा, v cos 30 ही होने वाला है ना, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री रहने वाला है। तो mv cos 30 mv cos 30, तो दोनों मिला के हो जा रहा ट्वाइस mv cos 30, m और m हो जा रहा कैंसिल, तो 9 इज इक्वल्स टू ट्वाइस v √3/2 cos 30 √3/2 होता है, 2 और 2 हो गया कैंसिल, v इज इक्वल्स टू 9/√3 यानी कि 3√3। अरे साला ये बोले कैसे आ गया, 3 × 3 अपॉन √3, 9 को ऐसा लिख सकता ना मैं, और 3 अपॉन √3 क्या होता है √3, 3√3, तो v इज इक्वल्स टू 3 × 1.732, ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, तो 5 पॉइंट समथिंग एक ही है ना, ये वाला ऑप्शन आया समझ में। लिखिए बेटा, फिर ये कब खुल गया बे, चलिए क्या हो गया, क्या बात प्रॉब्लम है? सीधा बैठो बेटा, आप क्लास में बैठे। अब इसमें कंसेप्चुअल एरर बता सकते हैं मुझे क्या है ये क्वेश्चन में? क्योंकि शुरुआत में आपको याद हो मैंने बोला था एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, है ना, वो मुझे बताओ थोड़ी देर सोच के इसमें कंसेप्चुअल एरर क्या है। हाँ सही बोल रहा साथ, बोल। नहीं, इस 90 डिग्री आना चाहिए, ये 60 बन रहा है ना, क्या है टकराने के बाद दोनों कितना भागना चाहिए 90 डिग्री। क्या था रिलेशन, m1 अगर m2 के बराबर रहेगा, u2 अगर 0 रहेगा, तो ये दोनों भागेंगे तो उनके बीच में का एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। यहाँ कितना आ रहा 60 आ रहा, परफेक्टली इलास्टिक पोजीशन में, है ना। तो ये थोड़ा सा, अब मैंने आपको इसीलिए मैं शुरुआत में बोला एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनेशन में अपन ने इमेजिन कर लिए, बना लिए, ऐसा ऐसा हुआ तो वैसा ना। ये कॉन्सेप्चुअली एरर वाला क्वेश्चन है दिखाया। तो a ball of mass 1 kilogram, comma, moving with a velocity 0.4 meter per second collides
with another stationary ball. Full stop. After the collision, comma, the first ball moves with a velocity of 0.3 meter per second, making an angle of 90 degree with its initial direction. Full stop. The momentum of the second ball after collision will be in kilogram meter per second. First option 0.1, second option 0.3, third option 0.5 and the last option 0.7. मोमेंटम पूछा हुआ है। एक बॉल है जिसका मास है 1 किलोग्राम, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी बॉल। दूसरा बॉल स्टेशनरी है। अच्छा, उसका मास उसने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि आइडेंटिकल है, ना उसने कोई इसकी वैल्यू मेंशन किया है, और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अपने को मोमेंटम चाहिए, है ना। अपने को मास इनटू वेलोसिटी कंबाइंड जो आता है ना, वो चाहिए अपने को। तो थोड़ा सा पिक्चराइज करेंगे तो अच्छा आएगा सही। कि मैं इमेजिन करता हूँ कि ये पहला बॉल है ऑफ मास m1, वो ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी से u1, ये टकराता है दूसरे बॉल से सेम मास m2, और ये रेस्ट पे ही ना, हाँ, अनदर स्टेशनरी बॉल। फिर हुआ क्या, टकराने के बाद पहला वाला बॉल भागा इधर विथ वेलोसिटी v1 और दूसरा वाला बॉल भागेगा, सॉरी 90 डिग्री के एंगल भागा पहला वाला। तो पहला वाला बॉल भागा इधर सीधा m1। ऑफ कोर्स अगर पहला वाला बॉल इधर भागा तो दूसरा नीचे जाएगा, एग्जैक्ट नीचे नहीं जाएगा ज़रूरी नहीं है, मगर कभी ना कहीं नीचे जाएगा वो। तो मैं इसीलिए यहाँ m2 को इधर बनाता हूँ टकराने के बाद। तो ये v2, ओके, v1। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यूज़ भी क्या दी गई है कि u1 जो था वो 0.4 मीटर पर सेकेंड था, तो u1 जो है वो है 0.4 मीटर पर सेकेंड। v1 जो है 0.3 मीटर पर सेकेंड है, 0.3 मीटर पर सेकेंड। और फिर उसके बाद आपको इसका मोमेंटम पूछा हुआ है एक साथ, है ना, वेक्टर p2 का वैल्यू इसने पूछा गया है। तो सॉल्यूशन में जाओ, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं सबसे पहले इसको एक्स एक्सिस पे लगा रहा हूँ। मैं दो तरह से सॉल्व करके बताऊँगा। एक तो मैं अलाउ, जैसे आपने ये चैप्टर में जैसे ट्रेडिशनली बताया गया है कि एक्स एक्सिस अलग सॉल्व करो, वाई एक्सिस अलग सॉल्व करो, ये एक तरीका। और दूसरे तरीके में मैं आपको वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको फिर बाद में जो सही लगा, जैसा लगा, आप उसको वैसा आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको आसान लगा। तो देखो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और सबसे पहला मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है बेटा, एक्स एक्सिस पे। तो मैं बोलूँगा देखो ये हो जाएगा m1 u1, और ये तो 0 पे था, और बाद में m1 v1 अलॉन्ग x एक्सिस प्लस m2 v2 अलॉन्ग x एक्सिस। ठीक है, चलो मान लिया। अब m1 u1 क्या रहेगा, मास कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम, 1 मल्टीप्लाई बाय u1 कितना बेटा 0.4,
दैट इज इक्वल्स टू मोमेंटम कितना दिया बेटा, सॉरी मास कितना दिया है 1 किलोग्राम। अच्छा एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, फर्स्ट वाला बोले तो प्रोजेक्टाइल होता है, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस कितना है बताओ। सही जा रहा है, बोलो अब्दुल्ला। फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट, देखो जो m1 बोले तो प्रोजेक्टाइल है और m2 बोले तो क्या है, टारगेट। जो ठोकता वो प्रोजेक्टाइल और जिसे हिट करेगा वो टारगेट। तो मुझे बताओ टकराने के बाद अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने क्या बोला, टकराने के बाद अलोंग एक्स एक्सिस, मुझे एक बात बताओ, हाँ वेलोसिटी क्या है उसकी, 0 है ना, क्योंकि वो तो y1 पे जा रहा ना, y एक्सिस पे जा रहा ना। तो ये v1 जो है अलोंग y एक्सिस है, ये v1 अलोंग क्या है, x एक्सिस लिखा मैं, और इसको मैं px कर डालता हूँ, है ना। मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल अलोंग, अपने को px मोमेंटम ही चाहिए ना, तो px। तो भाई इससे समझ में आ गया कि px की वैल्यू क्या है, 0.4 है। चलो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। अब फिर से आपको एलसीएम लगाना है, मगर इस बार y एक्सिस पे है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, चल बता अलोंग y एक्सिस क्या रहेगा, 0, है ना, क्योंकि भैया टकराने से पहले सिर्फ एक चीज़ ट्रैवल कर रही थी, वो प्रोजेक्टाइल थी, और वो भी कहाँ ट्रैवल कर रहा था, एक्स एक्सिस पे, y पे तो था ही नहीं, तो y पे उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। हाँ टकराने के बाद भले ये दोनों भागे, हाँ बोले पहला पार्टिकल कहाँ भागा, y एक्सिस पे भागा सीधा, उसका मास कितना है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है 0.3। हाँ दूसरा पार्टिकल देखो, इसका मोमेंटम इस साइड में तो p है, मगर इस डायरेक्शन में px होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा, py। तो इसका मोमेंटम अलोंग y एक्सिस क्या होगा, तो बोले py या माइनस py भी बोल सकते हैं आप, नीचे की तरफ जाता हो माइनस py। अच्छा ठीक है, तो इस पे से ये पता चल जाता, देखो py इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना, ये py आ गया। अब अपने को p चाहिए ना, देखो p इज इक्वल्स टू हाउ मच, px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, और इसको देखकर ही समझ में आता तुमको वैल्यू क्या आने वाली है, 0.5, है ना। तो ये आंसर आ गया 0.5। अब देखो ये जो तरीका था क्या था, अपन ने अलग से अलोंग एक्स एक्सिस ली, अलग से अलोंग वाई एक्सिस ली और फिर सॉल्व किए। अब जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, यही प्रॉब्लम बता रहा हूँ, दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं, मगर इसमें वेक्टर्स का इस्तेमाल करूँगा मैं। पर्सनली देखा है तो मेरा फेवरेट वेक्टर्स होता, क्योंकि वो इजीली एक झटके में, इजीली तो थोड़ा सा इजीली बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि कई लोगों को वेक्टर के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाती है, मगर वो एक जल्दी आ जाता आंसर, मेरे को लगता है ऐसा, और एक्यूरेट डायरेक्शन के साथ आ जाता हूँ। जैसे कि मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। तो देखो भाई, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टकराने के पहले क्या था डायरेक्शन भैया उनका, m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2 इज इक्वल्स टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2, वेक्टर फॉर्म में। चलो ठीक है, m1 वेक्टर u1, m1 कितना है 1 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है ना, और कितनी है 0.4 आई कैप, मतलब मैंने क्या करा, डायरेक्शन के साथ डाल दिया। अपने को भाई मालूम है कि 0 है, क्योंकि u2 क्या है 0 है। अच्छा m1 वेक्टर v1 वंस अगेन 1 किलोग्राम, मगर उसका डायरेक्शन क्या है 1 किलो, अच्छा स्पीड कितनी है 0.3 और डायरेक्शन क्या है y एक्सिस, तो 0.3 जे कैप प्लस मैं इसको लूँगा वेक्टर p2। अब देखो यहाँ पर, देखो वेक्टर p2 इज इक्वल्स टू 0.4 आई कैप माइनस 0.3 जे कैप। अब इसका ले लो मैग्नीट्यूड, तो 0.4 का स्क्वायर
-0.3 का स्क्वायर। ऑफकोर्स ये समझ में आ गया होगा। आंसर क्या आने वाला है? 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो माय पर्सनल फेवरेट वेक्टर। एंड डायरेक्शन के साथ अलोंग एक्स एक्सिस अलग से, अलोंग वाई एक्सिस अलग से सॉल्व करो, फिर उसको जोड़ो, ऐड करो। मेरे को वो नहीं, मैं थोड़ा एधी इंसान, तो मैं जल्दी में मैंने क्या करा भैया, वेक्टर लिया, फटाफट सॉल्व हो गया एक इसमें। ठीक है, लिख लो पूरा, दोनों मेथड्स लिखो, फिर अगले प्रॉब्लम पे जाएंगे। सो लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। चलो मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपको ऐसा होमवर्क दे देता हूँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 3 particles A, B and C of equal mass are moving with the same velocity, are moving with the same velocity small v along the medians। नालायकों बातें मत करो, लिखो चुपचाप। ऑफ एन equilateral triangle, of an equilateral triangle, full stop. These particles collide at the center capital G of triangle, at the center capital G of triangle, full stop। 2 मिनट। After collision, capital A becomes stationary, comma, capital B retraces its path with velocity small v, then magnitude and direction, then magnitude and direction of velocity of capital C will be, first option small v and opposite to capital B, second small v and in direction of capital A, third small v and in direction of capital C, small v and in direction of B। और एक डायग्राम दिया है आपको समझने के लिए, चीज़ के कंसेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको समझने के लिए एक डायग्राम दे दिया है यहाँ पे। तो यहाँ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, यहाँ पर है आपका A पार्टिकल, यहाँ पे आपका B पार्टिकल और यहाँ पर है आपका C पार्टिकल। और देखो ये है पाथ, दिस इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v, दिस इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v एंड दिस इज ऑल्सो ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो करो, कल सॉल्व करके लाना, देखते हैं, डिस्कस करते हैं फिर अपन।